तो हम यही था कि चलो 11 बजे लेक्चर खत्म हो गया, 12 बजे तक हमारे 50 MCQs हो जाएंगे, लेकिन आज मुझे लगता है कि आज MCQs नहीं होंगे। चलो कोई नहीं, सुबह का टाइम है ना आज। आज 5 घंटे सो के सुबह सुबह उठ जाना, ठीक है। सुबह सुबह उठ के नमाज के बाद फौरन टारगेट कंप्लीट। जी जी। एफसीपीएस कर रहे हो, सोने आए हो है? सोना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या एफसीपीएस ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं मैं तो ना उस मैं तो ना उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसने कहा था बस मैट्रिक कर लो। हम्म। आपने और सारे टॉपिक्स याद रखना, सब जो जो पढ़ने हो। कल नहीं पर कल भी बल्कि बता देना, कल एंड करेंगे ना, फिर नेक्स्ट क्लास में वहीं कर लेंगे। ओके। ओके। मैम आप मैं वैसे न्यूरो की भी कराएंगी? आपका आप हम्म। डॉक्टर मैम ये आपको, वकास आप पूछना है। मैम ये सुबह वाला लेक्चर है इसके मतलब अगर आज में मतलब रिकॉर्डिंग मिल जाए तो, क्योंकि वो मेरा भी मिस था, मैंने भी तकरीबन वो मिड में ज्वाइन किया था। नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग करती नहीं हूँ, पता नहीं शायद डॉक्टर है। ठीक है, लेकिन हम डॉक्टर नम्रा कह रही है कि अपलोडेड है, आप लोग ना उधर देख लीजिएगा। हबीब, अगर आपको वहाँ पे समझ ना आए फिर भी आप फिर कह सकते हैं, ठीक है। जी ठीक है मैम। मैम आप हम्म। न्यूरो की भी करवाएंगी? न्यूरो के, जी। न्यूरो की क्लास हो गई या सीएनएस? नहीं सीएनएस नहीं, हुई है? मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि जब शुरू होगी तब आप उसकी हाँ भी हाँ। करवाएंगी हमें? हाँ जी हाँ जी, जी। क्लिनिकल्स तो मेरे ऊपर ही है ना। ओके। क्लिनिकल मैं ही करवाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है। जी। ओके ओके। चलो स्टार्ट करें अब। बस इतने बच्चे हैं आज। आयशा, मेमूना, मेमूना आई? वेयर इज मेमूना? चलो। स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो, आवाज खत्म हो गई है क्या? मैम आपकी आवाज़ आना बंद हो गई थी, अब आ रही है। अच्छा, अब नजर आ रही है स्क्रीन? मैं ये जी आ पूछ रही रही है। हूँ कब से। चलिए ठीक है। अच्छा, हम ना बेसिकली पहले हाई थायराइड के सारे वो करते हैं, थायराइड के, ठीक है। थायराइड हमने कवर करना है आज के दिन में, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, एक हाइपोथायराइड आ जाता है, थायराइडिज्म। ये बहुत बहुत कॉमन है हमारी ना क्लिनिकल प्रैक्टिस में, थायराइड के केसेस, ठीक है। उनको डिफरेंशिएट करना, उनको हमने डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर इमरजेंसी में कोई ना कोई हाइपोथायराइडिज्म के साथ आ ही रहा होता है। तो वैसे भी थायराइड इतना इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट कॉमन केसेस होते हैं ना, वो वैसे भी सीपीएसपी वाले या कोई भी एग्जाम वाले लाजमी देते हैं, जो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इनके एमसीक्यूज भी इम्पोर्टेंट है। अब इनको हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है, हाइपोथायराइडिज्म और थायराइड। अब जो रफ़ी के अंदर हमें दिया गया है इन दोनों के निमोनिक्स के साथ, वो एक अलग चीज, मतलब उनको हम ना थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट करते जाएंगे, ठीक है, रफ़ी के साथ और फर्स्ट एड के साथ, ठीक है। अब हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म के लिए जो है वो हमारे पास उसने दिया हुआ है मॉम्स कॉन्टिन्यूस, ठीक है, बोर्ड, ठीक है। मॉम्स कॉन्टिन्यूस बोर्ड। अब इसके अंदर कॉन्टिन्यूस में सिर्फ ये है, बाकी मॉम्स का ये सारे क्लिनिकल फीचर्स इसके अंदर आ जाते हैं। और इसका मेन निमोनिक उसने दिया हुआ है स्वेटिंग, ठीक है, स्वेटिंग। अब इनको हम देखते हैं कैसे कैसे इनके वो आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जब हम देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म के केस में, हाइपोथायराइडिज्म में क्या है, ये ना कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, ठीक है, वेट गेन के साथ आ रहा होता है। वैसे ना शुरू से पहले कुछ चीजें एलेबोरेट कर लेते हैं ताकि आपके माइंड क्लियर हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना इनके निमोनिक्स में, अभी निमोनिक्स पे ना जाओ, वैसे देखते जाओ क्या क्या है।
हाइपरथायरॉयडिज्म के केस के अंदर क्या होगा कि ये हीट इंटॉलरेंस है, ये कोल्ड इंटॉलरेंस है, ठीक है। हीट एंड कोल्ड। फिर आता है यहाँ पे स्वेटिंग से हम देख लेते हैं, हमें पता है कि स्वेटिंग के साथ कैसे, यहाँ पे डिक्रीज स्वेटिंग आती है, यहाँ पे इंक्रीज स्वेटिंग। हीट इंटॉलरेंस है ना, मतलब इंटॉलरेट है, ठीक है। स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी, वेट लॉस होगा, यहाँ पे हमें मॉइस्ट स्किन मिलेगी, ग्रेव्स डिजीज मिलेगी, डेफिकेशन डायरिया के साथ हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स मिलेंगे। फिर क्योंकि जब भी कोई वेट लॉस की चीजें आती हैं ना, तो हमारा जो गट इन्वॉल्वमेंट वो इंक्रीज हो जाता है ना, गट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मतलब गट इतनी सही तरीके से प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा चीजों को, वो वैसे ही निकालता जा रहा है, ठीक है। तो मतलब डायरिया आ जाएगा। फिर हमारे पास हाइपर डेफिकेशन, मतलब हाइपर डेफिकेशन का मतलब यही है ना कि बहुत ज्यादा डेफिकेट कर रहे हैं, लूज स्टूल्स आ रहे हैं, डायरिया, इंक्रीज मोटेलिटी, एपेटाइट। इसके साथ पता है क्या होता है, एपेटाइट भी इंक्रीज हो जाती है। एपेटाइट क्यों इंक्रीज हो रही है कि उसको स्वेट आउट भी कर रहा है, सारे बीएमआर उसके ज्यादा। न्यूट्रिएंट्स स्वेटिंग में जा रहे हैं, ठीक है। बीएमआर भी होता है, ठीक है, उसके साथ स्वेटिंग के साथ वेट लॉस भी आ रहा है, ठीक है, डायरिया भी आ रहा है, तो उसको ना खाने की और पड़ जाती है कि मुझे थोड़ा मतलब भूख भूख भी लग जाती है। अब यहाँ पे वेट लॉस आ रहा है, खाना, एपेटाइट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमने वेट गेन नहीं कहा इसके अंदर, ये याद रखना है। एपेटाइट इंक्रीज हो रही है, वेट गेन नहीं हो रहा, वेट लॉस हो रहा है, बिकॉज ऑफ द हाइपर डेफिकेशन। डायरिया, ठीक है, अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहे हैं। न्यूट्रिएंट लॉस कहाँ कहाँ से हो रहे हैं, डायरिया के थ्रू हो रहे हैं, स्वेटिंग के थ्रू हो रहे हैं, मॉइस्ट स्किन से हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वेजोडाइलेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास है टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, डिस्निया, एरिथमियाज, ठीक है, जितनी एबनॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे सारी इंवॉल्व हो जाती है। एंजाइटी के साथ आता है, इंसोम्निया के साथ आता है, कोई ट्रेमर्स हो, ठीक है। फिर इनके कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइपर को डिफरेंशिएट कैसे करना है, यहाँ पे टीएसएच लेवल हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज, टीएसएच को हमने हमेशा एवेल्युएट करना होता है, टीएसएच लेवल डिक्रीज मतलब T3 T4 इंक्रीज, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म आ गया। यहाँ पे हमारे पास, अब देख लेते हैं एक दफा खुद ही, कि यहाँ पे हमारे पास जो चीजें थी उसकी सारी ऑपोजिट यहाँ पे आ जानी है, ठीक है। स्वेटिंग डिक्रीज हो जाएगी, वेट गेन हो जाएगा, हमारे पास कोल्ड कूल स्किन हमें मिलेगी, वहाँ पे मॉइस्ट स्किन थी, यहाँ पे कोल्ड कूल स्किन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे पेरी ऑर्बिटल एडीमा जो कि इसका मेन फीचर है वो हमें मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास हाइपर डेफिकेशन थी, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जीआईटी की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है, एपेटाइट डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास फिर हमें क्या मिलेगी, कुछ मायोपैथीज मिलेंगी। यहाँ पे हाइपो एक्टिव हमें बंदा मिलेगा, यहाँ पे हाइपर एक्टिव था हर चीज के अंदर, यहाँ पे हाइपो एक्टिव हो जाएगा, लिथार्जिक होगा, उसे वीकनेस महसूस होगी, उसके रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे, उसको ब्रेडिकार्डिया होगा, यहाँ पे टैकीकार्डिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्लिनिकल सिम्टम्स में क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास टीएसएच की मतलब टीएसएच इंक्रीज, ऑपोजिट याद रखना, एक चीज को पकड़े, ठीक है। टीएसएच अगर टीएसएच ज्यादा है मतलब हाइपो है, ठीक है, अगर टीएसएच कम है तो हमने हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ जाना है, ठीक है। ये इनके मेन कुछ फीचर्स है। चलो अब इन चीजों को ना एक दफा रिटन फॉर्म में भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें मिली हैं अच्छा, मेल और फीमेल के अंदर भी हमारे पास एक वो होता है कि याद रखना है कि हाइपोथायरॉयडिज्म मोस्ट कॉमन फीमेल्स के अंदर होता है, फीमेल्स, ठीक है। मोर कॉमन, ये एम हमारे पास आ गया, एम, ठीक है। मोर कॉमन इन फीमेल्स, कॉमन है, ठीक है। ओ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट गेन की वजह से ओबेसिटी आ जाएगी, ठीक है। एम से हमारे पास मेनोरेजिया आ जाएगी, क्योंकि फीमेल की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, मेनोरेजिया, ठीक है। स्किन की हमारे पास बात है, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हमारे पास स्किन कैसी होगी, ड्राई कूल स्किन होगी, ठीक है, स्किन की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। और वो भी कैसे, हमारे पास ड्राई एंड ये कूल स्किन होगी, कूल कूल स्किन, क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ड्यू टू ब्लड फ्लो की कमी आ रही है यहाँ के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है कि कोर्स हेयर साथ में आए, स्किन और हेयर को साथ पकड़ लो, ठीक है, प्लस हेयर की भी बात कर लेते हैं। हेयर, यहाँ पे कोर्स हेयर होते हैं, ठीक है, कोर्स एंड ब्रिटल हेयर, ठीक है, हेयर आ जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे आपको ब्रिटल नेल्स भी मिलेंगे, ठीक है, पफी फेसेस मिलेंगी, जनरलाइज नॉन पिटिंग एडीमा मिलेगा, ये सारे फीचर इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जनरलाइज नॉन पिटिंग एडीमा भी आपको पता है यहाँ पे
ये फीचर भी काफी दफा सिनेरियो में ये दे देते हैं, जनरलाइज्ड नॉन पिटिंग एडिमा। ठीक है, फिर हमारे पास मॉम्स हमारे पास कंप्लीट हो गया। मॉम्स कॉन्टिन्यूस, उसने कहा ना बोर्ड, अब कॉन्टिन्यूस का सी हमने सिर्फ देखना है। सी हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास कॉन्स्टिपेशन आ जाती है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन क्यों आई थी, क्योंकि जीआईटी की मोटिलिटी कम हो गई थी। ठीक है, एपेटाइट कम हो गई थी। ठीक है, एपेटाइट ये कम हो गई थी। फिर हम देखते हैं बोर्ड, बोर्ड के फीचर्स देखते हैं हम। ठीक है, बोर्ड में बी का हमारे पास क्या है, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया आ जाता है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास ओ से हमारे पास क्या आएगा, बोर्ड। अब ओ यहाँ पे एस एच ओ नहीं है, ये कोल्ड है। ओ कोल्ड का भी ओ इसको पकड़ा हुआ है। कोल्ड हमारे पास क्या होती है, इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस, ठीक है, कोल्ड का। ठीक है, उसने जो दिया है। फिर आर हमारे पास क्या है, रेज्ड डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, डायस्टोलिक बीपी इंक्रीज होगा इसका। फिर हमारे पास ई के हमारे पास एनर्जी लेवल्स फॉल हो जाएंगे। फिर हमारे पास डी का क्या है, डिप्रेशन या डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस। अब हमारे पास तो हमारे पास इसके अंदर जब देख रहे होते हैं ना, वेट गेन भी आ रहा है, हर चीज जब दबाव आता है ना किसी चीज का, ठीक है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट डिग्री है, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्डियक आउटपुट है। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया कार्डियक आउटपुट की वजह से, क्योंकि डिस्निया होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सर्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से कोल्ड इंटॉलरेंस हमेशा हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, कोल्ड इंटॉलरेंस क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास स्वेटिंग क्या होती है, डिक्रीज हो रही होती है, वेट गेन हो रहा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक बीएमआर जो होता है वो डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से कैलोरीजेनेसिस, जो कैलोरीज बन रही हैं, ठीक है, कैलोरी जेनेसिस वो डिक्रीज हो जाएंगी। हाइपोनेट्रीमिया होगा और फ्री वाटर क्लियरेंस कम हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड इंटॉलरेंस होती है। ठीक है, फिर हमारे पास रेज डायस्टोलिक बीपी है। रेज डायस्टोलिक बीपी का लिए हम वैसे भी देख रहे होते हैं कि ना, स्वेटिंग जब डिक्रीज हो गया तो उसका हमारे पास क्या है, डायस्टोलिक नीचे वाला जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर हम 120 बाय हम कहते हैं 80, तो ये ना ये वाला साइड इंक्रीज हो जाएगा, डायस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो जाता है। कभी कभी हमारे पास मतलब इंक्रीज मतलब 100 तक चला जाएगा। ये बिकॉज ऑफ एक्सर्शन है, एक्सर्शन की वजह से आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगे, गैग्स इंक्रीज हो जाती हैं, स्पेसेस, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, वाटर रिटेंशन आ जाती है। ठीक है, ये सारी पफीनेस वगैरह, इसके अंदर एक पफीनेस का फीचर भी याद रखना है कि पफी फेस होता है। ठीक है, पफी फेस होता है। एलोपेशिया मैंने शायद डिस्क्राइब नहीं है, वहाँ पे डिफ्यूज एलोपेशिया भी होता है, क्योंकि कोर्स ब्रिटल हेयर होते हैं, डिफ्यूज एलोपेशिया होता है, ब्रिटल नेल्स होते हैं, पफी फेस होता है। ठीक है, और मैंने जो बताया वो जनरलाइज पिटिंग, नॉन पिटिंग एडीमा लाजमी याद रखना है। नॉन पिटिंग एडीमा बात क्या है कि मिक्सेडीमा है। ठीक है, मिक्सेडीमा हो जाता है, मिक्सेडीमा हो जाता है। ठीक है, फिर अंदर क्या है हमारे पास, मैंने एक और बात बताई कि पेरी ऑर्बिटल एडीमा भी होता है। अब एडीमा कहाँ कहाँ है, जनरलाइज नॉन पिटिंग एडीमा आ गया, मतलब बॉडी के अंदर कहीं पे भी जनरलाइज, हाथों पे, बाजू पे, पाँव के ऊपर, कहीं पे भी नॉन मतलब जनरलाइज्ड है वो। ठीक है, नॉन पिटिंग एडीमा आ जाएगा, वहां पे हम हाथ फिंगर प्रेस करेंगे कोई वो पिट नहीं करेगा। लेकिन पेरी ऑर्बिटल एडीमा भी हमें आंखों के गिर्द दिखाई देगा, पेरी ऑर्बिटल एडीमा। फिर और क्या हमने इसके अंदर चीजें पढ़ी है,
एक चीज़ ये है, मिक्सेडीमा हो गया, कार्पेट वो हाइपोथायराइड मायोपैथीज हो गई, ठीक है। अच्छा, हाइपो एक्टिव और जो लिथार्जिक जब बात आती है, एनर्जी लेवल्स लो हो गए हैं, मतलब क्या है, हाइपो एक्टिव है बंदा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, हाइपो एक्टिविटी हो रही है, लिथार्जी आ रही है, ठीक है। हर वक्त वो अपने आप को आलसी महसूस करता है, फटीग है, ठीक है। ये सब चीजें, वीकनेस आ जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास मूड का डिप्रेशन आ जाता है, मूड डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती हैं, डिलेड रिएक्शंस होते हैं ऑफ हमारे पास क्या, रिफ्लेक्सेस, ठीक है। और डिप्रेशन, यही वाली जो साइन मैंने सारे बताए हैं, ये सारे आ जाते हैं। ब्रेडिकार्डिया का भी लाजमी याद रखना, ब्रेडिकार्डिया क्यों होता है, हाइपोथायराइडिज्म बिकॉज ऑफ डिस्नी और एक्सर्शन, और हमारे पास क्या, कार्डियक आउटपुट लो हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज इनके वो पढ़ते जाते हैं कि हमारे पास टीएसएच लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जो कि मेन हमने देखना है टेस्ट के अंदर। फिर हमारे पास टीएसएच इंक्रीज हुआ तो मतलब T3 T4 डिक्रीज हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें इसके ना हमने उसके अंदर देखनी है। फिर हम देख लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारे पास क्या क्या आता है। अब यहाँ पे हमने ना इन सब चीजों को अलग अलग, अब यहाँ पे कोई मेल और फीमेल का हम डिफरेंस नहीं करते, ये मोर कॉमन इन फीमेल्स का, ये दोनों में कॉमन होता है, किसी कोई भी प्रेजेंटेशन के साथ आ जाता है, ठीक है। अब स्वेटिंग से एस में हमारे पास क्या आएगा, एस से स्वेटिंग ही आएगा, ठीक है, स्वेटिंग है। डब्ल्यू क्या है हमारे पास, वेट लॉस आ गया, वेट लॉस होता है। फिर ई से हमारे पास क्या आ गया, इमोशनल एक्टिविटी आ जाती है, लाइक एंजाइटी वगैरह आ जाती है, एंजाइटी होगी उससे, ठीक है। डिस्निया स्टार्ट होगा, एरिथमिया स्टार्ट होंगे, चेस्ट चेस्ट की चीजें, और इंसोम्निया आएगा, रेस्टलेसनेस होगी उसको, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखनी है, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, ठीक है। और फाइन ट्रेमर्स भी हो सकते हैं इमोशनल के साथ, फाइन ट्रेमर्स, ठीक है। और साथ में हमारे पास रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं, चलो। फिर है हमारे पास ए का मतलब क्या है, एपेटाइट इंक्रीज हो गई है, एपेटाइट इंक्रीज हो, मैंने इसका क्या बताया था, एपेटाइट इंक्रीज तो हो रही है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन हाइपर डेफिकेशन होती है यहाँ पे, डायरिया होता है, ठीक है। हाइपर और डायरिया बार बार हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जीआई की मोटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक हो गया। अब स्वेटिंग का, हमने स्वेट टी, अब टी से हमारे पास क्या है, वहां पे वही ट्रेमर्स वगैरह आ गए, टैकीकार्डिया आ गया, ठीक है, ट्रेमर्स आ गया, टैकीकार्डिया आ गया, पैल्पिटेशंस भी याद रख लें इसके साथ, पैल्पिटेशंस होती हैं, ठीक है, डिस्निया होगा। फिर हमारे पास और क्या होते हैं, कुछ भी, चेस्ट पेन, सिस्टोलिक सिस्टोलिक हमारे पास हाइपरटेंशन, यहाँ पे डायस्टोलिक हाइपरटेंशन थी, यहाँ पे हमारे पास क्या आती है, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ठीक है, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन आ जाएगी। अब हमारे पास आई से क्या है, हमारे पास इनटॉलरेंस टू हीट आ जाएगा, आई क्या है हमारे पास, इनटॉलरेंस टू हीट, ठीक है। और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी फीमेल्स के अंदर, ठीक है। अब और क्या है हमारे पास, और इरिटेबिलिटी भी एक होती है, 3 आईज होते हैं इसके, इरिटेबिलिटी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एन, एन से हमारे पास क्या है, नर्वसनेस,
और हमारे पास जी से क्या आ जाएगा, गॉइटर आ जाता है, ठीक है, जीआई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है, और ग्रेव्स डिजीज इन्वॉल्व हो जाती है। वही, ठीक है, गॉइटर से ही होता है बेसिक। फिर यहाँ पे हमारे पास टेस्टिंग कैसे करते हैं, टेस्टिंग, अब वहां पे हमारे पास टीएसएच लेवल इंक्रीज हुआ था तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म था, ठीक है, यहाँ पे टीएसएच लेवल डिक्रीज होगा, हाइपर, हाइपर का मतलब T3 T4 हमारे पास हो रही है, टीएसएच डिक्रीज हो रहा है, टीएसएच हमेशा याद रखना है, ठीक है, ये डिक्रीज होगा और T3 T4 इंक्रीज होगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। जी मैं। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीजें बार बार डिफरेंट सूरत में आती हैं, ठीक है, वो अभी हम एक एक करके सारी इनकी डिजीजेस को रिलेट कर लेते हैं। अब हम पहले आते हैं, किसके ऊपर आते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म की डिजीजेस के ऊपर आ जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हैशिमोटोज आ जाता है, थायराइडाइटिस। अच्छा, हैशिमोटो थायराइडाइटिस और ना ग्रेव्स डिजीज के अंदर ना एंटीबॉडीज आती हैं, ठीक है, तो ये ना आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना, जब भी एंटीबॉडीज का जिक्र हो आपने देखना है कि हाइपर थायराइडिज्म का सिनेरियो दे रहे हैं या हाइपोथायराइडिज्म का सिनेरियो दे रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें ना कोरिलेट करनी है। हाँ, हमारी दफा जो आया था वो ग्रेव्स डिजीज का आया था, वहां पे उन्होंने एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज पॉजिटिव की हुई थी, ठीक है, तो ये सब चीजें भी आपने देखनी है, वो एक एक करके अब हम देखते हैं कैसे कैसे हमें पता होना चाहिए कि ये हाइपर है कि हाइपो है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हैशिमोटोस थायराइडाइटिस, हैशिमोटोस मतलब हमें पता है कि ये इसकी फॉर्म है, हाइपोथायराइडिज्म का केस है, लेकिन ये ऑटो इम्यून है, ऑटो इम्यून, यहाँ पे एंटीबॉडीज की इन्वॉल्वमेंट होनी है, ठीक है, ऑटो इम्यून पहले फीचर याद रखना है, ठीक है, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है ये, क्रोनिक फॉर्म का, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट हमारे पास क्या होता है, ये कहाँ कॉजेटिव कहाँ है, मोस्ट कॉमन कॉज इसकी क्या है, ये आयोडीन सफिशिएंट रीजन्स के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज होती है इसकी, ठीक है, ये क्या है, आयोडीन सफिशिएंट रीजन्स, ठीक है, उसके अंदर है, यहाँ पे हमारे पास ऑटो इम्यून है मतलब कोई जीन की इन्वॉल्वमेंट है साथ में, ठीक है, वो कौन सा है, HLA-DR3, ये याद रखना है, ठीक है, इसकी एथेनिसिटी होती है, एसोसिएशन होती है इसके साथ, ठीक है, और ये हमारे पास लिम्फोमास कॉज करवाते हैं, लिम्फोमा, लिम्फोमास, ठीक है, लिम्फोमास वो भी कौन से, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ठीक है, अब इसके अंदर हमें ये बेसिकली नॉन टेंडर होता है, हाथ लगाने पे दर्द नहीं है, नॉन टेंडर है, नॉन टेंडर ये थायराइड होता है, ठीक है, और एनलार्ज्ड होता है, साथ में हमारे पास क्या है, यहाँ पे फॉलिकुलर रप्चर की वजह से ट्रांजिएंट हाइपर थायराइड स्टेट आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हैशीटॉक्सिकोसिस, ठीक है, किसकी वजह से, फॉलिकुलर रप्चर, रप्चर और हार्मोन रिलीज की वजह से क्या होता है, हमारे पास एक ट्रांजिएंट स्टेट आती है, हाइपरथायरॉयड स्टेट, जिसको हम क्या कहते हैं, हैशी टॉक्सिकोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सीरोलॉजी में आपको क्या क्या मिलेंगे मार्कर, जिनसे अंदर एंटीबॉडीज कौन कौन से मिलेंगे हमारे पास पॉजिटिव, एक वही हमारे पास आती है, हमारे पास एंटी थायराइड
पर ऑक्सीडेज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एंटी माइक्रोसोमल। इसका बेसिकली वर्ड एग्जाम में यूज होता है, ठीक है, एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी, वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, ये वाली याद रखनी है, ये भी इसके साथ इसका दूसरा नाम हम एंटी माइक्रोसोमल हम कह रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, ठीक है, ये पॉजिटिव होती है सीरोलॉजी के ऊपर। हिस्टोलॉजी के ऊपर आपको क्या मिलेगा, ये सीरोलॉजी है। हिस्टोलॉजी पे क्या मिलेगा, हर्टल सेल्स, ठीक है, हर्टल सेल्स मिलते हैं आपको। हर्टल सेल्स हमारे पास क्या है, एक बेसिकली लिम्फोइड एग्रीगेट्स होते हैं, जिनका अंदर का सेंटर रीजन जो होता है वो क्लियर होता है, ठीक है, बेसिकली क्लियर मिलेगा आपको, ठीक है, लिम्फोइड एग्रीगेट जिनके जर्मिनल सेंटर्स होते हैं और क्लियर होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास हर्टल सेल्स होते हैं। फिर हमारे पास क्या है, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद रिजॉल्व होता है, सेल्फ लिमिटिंग है, ठीक है। और ये बेसिकली हमने ये सारी चीजें इसकी कवर करनी थी हैशिमोटोज की। हैशिमोटोज का ना बेसिकली जब भी सिनेरियो आएगा भी सही ना, वो हाइपोथायराइडिज्म का कोई सिनेरियो दे देंगे, उसके अंदर हमारे पास ये एंटी थायरो परऑक्सीडेज एंटीबॉडीज का जिक्र करें, जी मैम। या हम एंटी, हाँ जी मोहम्मद, मैम ये जो आवाज आ आपने रही है बताया कि ये ये फिर से खत्म हो गई। जी मैम, मैडम आपने बताया था कि ये सेल्फ लिमिटिंग है। ये जो हम हम्म हाइपोथायराइडिज्म में थायरॉक्सिन देते हैं वो कौन-सा टाइप हुआ फिर? हाइपोथायराइडिज्म के केस में हम हमेशा ही दे रहे होते हैं, लेकिन हम बेसिकली जब देते हैं ना वो कोई भी हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है, लाइक कोई कंजेनिटल हो जिसको हम क्रिटिनिज्म कह रहे होते हैं शुरू से, अगर उसको हाइपोथायराइडिज्म हो, या सब एक्यूट टाइप होती है थायराइडिज्म की ना, देते तो हम थायरॉक्सिन दे रहे होते हैं, हाइपो ये थायरोनॉम वगैरह दे रहे होते हैं, लेकिन हम शुरू से ये कहते हैं खुद ही सेल्फ लिमिटिंग होता है, और क्योंकि ये ऑटो इम्यून है, ऑटो इम्यून का मेन कॉज तो आप एंड नहीं कर सकते ना, लाइक अंदर उनके जीन की म्यूटेशंस को तो नहीं करेक्ट कर सकते, बस उसको खुद ही मैडम फिर रिजॉल्व तो होने देना सेल्फ होता है, मतलब वो लिमिटिंग खुद ना हुआ ना? सेल्फ लिमिट हो जाता है। अंदर जीन्स की म्यूटेशंस करेक्ट होंगी, जैसे आपकी लाइफ बढ़ती जाती है ना, वो खुद फिर रिजॉल्व होता है, ठीक है, खुद सेल्फ लिमिटेड वेरिएंट होता है ये हैशिमोटोज, ठीक है। इसको बेसिकली इसको हम जब सेल्फ लिमिटिंग की बात कहते हैं, वो पोस्टपार्टम हम थायराइडाइटिस कह रहे थे, वो भी एक कंजेनिटल फॉर्म में आ जाता है, ऑटोइम्यून की टाइप आ जाती है, वो होता है हैशिमोटो थायराइडाइटिस है, क्योंकि वहां पे हमारे पास एंटी टीपीओज वो पॉजिटिव आ जाती हैं। ये बात क्लियर हुई है। नेक्स्ट पे चले। जी मैम। अच्छा, फिर हमारे पास इसकी दूसरी टाइप आती है, जिसको हम कहते हैं सब एक्यूट, ये कहाँ से आ गया, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दूसरी टाइप हमारे पास क्या है, इसकी सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस। अच्छा, मुझे मुझे लगता है सिर्फ एक बच्ची ने जवाब दिया था, जब मैंने पूछा था नॉन केजिएटिंग का, बाकी किसी ने जवाब नहीं दिए थे ग्रुप में, किन किन डिजीजेस में होती है नॉन केजिएशन, कहाँ कहाँ देखते हैं, आप लोगों को जिम्मे लगाया था मैंने। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं,
ये इसका दूसरा नाम डिक्यूरवेन थायराइडाइटिस भी होता है, ठीक है, डिक्यूरवेन थायराइडाइटिस, ठीक है। और ये भी हमारे पास सेल्फ लिमिटेड डिजीज है, लिमिटेड होती है, ठीक है, डिजीज होती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके अंदर ना सब एक्यूट का मतलब क्या है, ठीक है। एक तो एक्यूट फॉर्म है, मतलब शुरू थोड़ी देर थोड़े अरसे के लिए हुई है, ठीक है, वो फिर खुद रिजॉल्व हुई। बट सब एक्यूट का मतलब ये है ट्रांजिएंट स्टेट्स इसकी कुछ बनती हैं, ठीक है, पहले होती है सपोज, ठीक है, ट्रांजिएंट हाइपरथायराइडिज्म आया, फिर उसके बाद यूथायरॉइड में बंदा चला जाता है, फिर हाइपोथायराइडिज्म आ जाता है, फिर यूथायरॉइड से मतलब उसकी कुछ ट्रांजिएंट स्टेट्स आ जाती है, मतलब वो थोड़े थोड़े अरसे के लिए आता है, ठीक है। इसको हम सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस कह रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया ना, उसके चक्कर में ये स्टार्ट होता है। अब ये से क्या है, इसकी कैसे हमारे पास है ट्रांजिएंट, हमारे पास पहले क्या होता है, ट्रांजिएंट हाइपर थायरॉइडिज्म हुआ, थायरॉइडिज्म जैसे हम पढ़ते हैं ना, सेकेंडरी कॉज की वजह से हाइपोथायरॉइडिज्म होना। तो पहले ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉइडिज्म हुआ, उसकी सेकेंडरीली इन्फेक्शन में ये होगा, ठीक है, फिर ये यूथायरॉइड में चला गया, यूथायरॉइड का मतलब क्या है, नॉर्मल स्टेट में चला गया, ठीक है, यूथायरॉइड स्टेट, फिर उसके बाद उसे हाइपो हो गया, ठीक है, हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया, ठीक है, फिर हमारे पास दोबारा यूथायरॉइड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली मतलब सब एक्यूट का मतलब ये है थोड़े थोड़े अरसे के लिए आना, और वो भी किसी सेकेंडरी कॉज की वजह से थायराइडिज्म हाइपोथायरॉइडिज्म होना। तो इसको हम क्या कहते हैं, डीक्वर्वन थायराइडाइटिस या सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस। और इसकी कोई वजह हो सकती है, कोई मतलब वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये प्रोसीड कर सकता है इस ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या मिलता है, जॉब पेन मिलेगा आपको, ठीक है, क्लिनिकल से क्या मिलेगा, जॉब पेन होगा हमारे पास, और ये वेरी टेंडर होता है, वेरी टेंडर। हमने पहले जो पढ़ा वो नॉन टेंडर पढ़ा है, नॉन टेंडर हैशिमोटोस हमारे पास क्या है, नॉन टेंडर। यहाँ पे पेशेंट के गले पे हाथ लगाएंगे ना, और उसको सॉलो करने के लिए कहेंगे, ये सॉलो टेस्ट जो होता है, ठीक है, ताकि हम देख सकें थायराइड और हाइपोथायराइड। तो वो बंदा ना ना निकल पाता है, ना हमें हाथ लगाने देते, तो ये वेरी टेंडर थायराइड होता है, ठीक है। ये बेसिकली पेन के साथ एसोसिएशन आ जाती है। और यहाँ पे हिस्टोलॉजी में क्या है, एज बाय नेम सजेस्ट, एज बाय नेम सजेस्ट क्या है, सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस। तो ये हमें हिस्टोलॉजी पे क्या मिलेगी, ग्रैनुलोमेटस अपीयरेंस, ठीक है, हिस्टोलॉजी पे क्या, ग्रैनुलोमेटस अपीयरेंस हमें नजर आएगी, इन्फ्लेमेशन नजर आएगी। ये क्लियर हो गया। हम्म, जी मैम। ठीक है। जी मैम। अब यह, हाँ जी, अब ये हमारे पास क्या है, अब सब एक्यूट ना ये याद रखना है, सब एक्यूट हम हाइपो में भी पढ़ रहे होते हैं, हाइपर में भी पढ़ रहे होते हैं। हाइपर और हाइपो की दोनों में स्टेट्स यही आती हैं। अब जैसे रफी में आपको बताया गया है कि ये हाइपर के अंदर आ रहा है, ठीक है, ट्रांजिएंट, ये जो सब एक्यूट हमारे पास डीक्वर्वाइन थायराइडाइटिस है, ये हाइपर के अंदर वहां पे लिखा हुआ है रफी के अंदर। लेकिन ये बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म सेकेंडरी टू हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है, ठीक है, ये दोनों में फिर आ गया। इस चीज को कंफ्यूज नहीं कर रहा कि रफी में तो हमने यहाँ पे सब एक्यूट ये वाला जो पढ़ा है वो हाइपर में पढ़ा है, तो ये मतलब हाइपरथायराइडिज्म की डिजीज है, ठीक है। नो, दिस इज इंक्लूडेड इन बोथ, ठीक है, इस चीज को आपने क्लेरिफाई करना है। बाद में ये ना कंफ्यूज हो कि कोई डॉक्टर नम्रा आपको ये हाइपरथायराइडिज्म में पढ़ा रही है, तो आप कहें कि डॉक्टर आयशा ने तो हमें हाइपो में पढ़ा दी थी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोनों में एग्जिस्टेंट है, बिकॉज हाइपोथायराइडिज्म, दिस हाइपोथायराइडिज्म इज कॉज्ड बाय सेकेंडरी ड्यू टू द हाइपरथायराइडिज्म इन्फेक्शन। ओके, क्लियर। इस चीज को आइडेंटिफाई करते जाएं साथ साथ, वरना बहुत मसले होते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती हैं बाद में कॉन्सेप्ट की। फिर हमारे पास क्या आता है,
अब यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म, कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब जो रफी में आपको ना 6 पीस के साथ इसको बड़ा प्यारे तरीके से बताया हुआ है कि कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है। उसको बेसिकली हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। क्रिटिनिज्म बच्चों के अंदर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों के अंदर क्या है, पहले तो याद रख लो, ये बच्चों में चिल्ड्रंस के साथ है। ठीक है, कंजेनिटल का मतलब बचपन से। ठीक है, तो याद होना चाहिए इसके अंदर 6 पीस याद रखने, 6 पीस। ठीक है, अब क्या है, फर्स्ट पी क्या है, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट है। ठीक है, मतलब मेंटली रिटार्डेड है, फिर हमारे पास क्या है, दूसरा पी प्रोट्यूबरेंट टंग होती है। ठीक है, मतलब लार्ज टंग, ठीक है, निकली हुई। फिर हमारे पास क्या है, प्रोट्यूबरेंट एब्डोमेन होता है, मतलब आगे की तरफ पेट निकला होगा, प्रोट्यूबरेंट एब्डोमेन। ठीक है, फिर साथ में अम्बलाइकस भी प्रोट्यूबरेंट होती है, ट्यूबरेंट, हमारे पास अम्बलाइकस। ठीक है, ये टंग हो गया हमारे पास, प्रोट्यूबरेंट ब्रेन डेवलपमेंट होगी, पफी फेस हो जाता है हमारे पास। ठीक है, पफी हमारे पास क्या है, फेस हो गया। ठीक है, और साथ में हमारे पास पेल आ जाता है 6 पे, पेल। ठीक है, तो ये 6 पीस याद रखने होते हैं हमारे पास, क्या, इसकी फाइंडिंग्स को वो करने के लिए। अब यहाँ पे हम कहते क्यों है इसको, मोस्ट कॉमनली इसकी वजह क्या होती है। ठीक है, डिसजेनेसिस हो जाती है थायराइड की, डिसजेनेसिस ऑफ थायराइड। ठीक है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द थायराइड होता है। ठीक है, एबनॉर्मल थायराइड ग्लैंड डेवलपमेंट होती है बचपन से ही, अंदर माँ के पेट में ही। ठीक है, थायराइड की डेवलपमेंट एबनॉर्मल होगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये वजह बनती है क्रेटिनिज्म की। ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, हाइपोप्लेजिया हो जाता है। ठीक है, सारे ऑर्गन्स की एजेनेसिस हो जाती है। ठीक है, ये जेनेसिस हो जाती है। ठीक है, या डिसमॉर्फोजेनेसिस हो जाती है, मतलब वो जो एबनॉर्मल थायराइड हार्मोन की रिलीज होती है ना, या सिंथेसिस होती है, वो एबनॉर्मल हो जाती है और उनके अंदर म्यूटेशंस आ जाती है। मतलब क्या हुआ इसका, सारी इन सब चीज़ों का डिस हार्मोनोजेनेसिस। ठीक है, मतलब अंदर हार्मोन की सिंथेसिस खराब हो गई है, उसकी रिलीज खराब हो गई है, उसके अंदर म्यूटेशंस आ गई हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी चीजें, मतलब वो जो आयोडीन अपटेक वाली जगह थी, उसके रिसेप्टर्स थे, उसकी म्यूटेशंस आ गई हैं। तो ये मेन इसकी मतलब पैथोलॉजिकल आपको पता होनी चाहिए कि होता क्या है। क्रेटिनिज्म का मतलब बचपन से हुआ है, बचपन में जब माँ के पेट के अंदर होता है कंजेनिटली। ठीक है, तो क्या होता है, जो थायराइड की डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल होती है, उसकी वजह से हाइपोप्लेजिया, एजेनेसिस, डिसहार्मोनोजेनेसिस, मतलब हार्मोन की रिलीज और सिंथेसिस, और जो हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं वो म्यूटेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आयोडीन की अपटेक सही तरीके से नहीं हो पाती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 6 पीस कौन बताएगा मुझे इसके। मैम प्रोट्रूडेड एब्डोमेन होता है, मतलब अम्बलाइकस होती है, पफी फेस, हम्म हम्म प्रोट्रूडेड टंग, हम्म पोअरली डेवलपमेंट, और कौन सा रह ऊपर से गया अब? स्टार्ट करो ना, ऊपर से याद रखो, आंखों से याद रखो। Poor brain पूरा development, पुअर, Poor हाँ brain protrudent, development, protrudent ठीक है, abdomen,
प्रोट्रूडेंट फिर उसके बाद अम्बलाइकस है और गुड है, पफी फेस है पफी फेस है, और हाँ पेल है। जी, बस पेल गुड जॉब। ठीक है, पेल मुंह से स्टार्ट किया करो, ब्रेन, मुंह, ठीक है। पहले ब्रेन देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट है, बंदे को देखा तो वो पेल है, ठीक है। फिर हमारे पास उसका पफी फेस है, मुंह मुंह भी पफी पफीनेस आ गया। फिर नीचे आ जाओ, प्रोट्यूब वो पॉट बेली होती है उसकी, ठीक है, प्रोट्यूबरेंट अम्बलाइकस, प्रोट्यूबरेंट बेली होती है, ठीक है, और साथ में ट्यूबरेंट टंग आ जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें इस तरह सीक्वेंस से याद रखनी है। अब एक इसका ना मैम रिडल्स मैडम थायराइडाइटिस पेल भी होता है? पेल भी होता है। 6 जो पी है इसका वो पेल है। मैम उसकी लॉजिक क्या है मैडम? फेल हो जाता है मतलब बिकॉज ऑफ क्रेटिनिज्म जो होता है ना। अब यहाँ पे हमारे पास आयोडीन की सफिशिएंट आपको मिल नहीं रही, मतलब ब्लड के अंदर जो डेवलपमेंट, ब्लड अब ना सिर्फ ये नहीं बनता कि अब ब्लड की डेवलपमेंट ना डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हो रही होती है अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज्म चल रहे हैं, लिपिड मैकेनिज्म चल रहे हैं, वैसे थायराइड की फॉर्मेशन और उसकी रिलीज के मैकेनिज्म के थ्रू भी हमारी ब्लड की इन्वॉल्वमेंट। अब हम ब्लड टेस्ट क्यों करवाते हैं? ब्लड टेस्ट के अंदर हम टीएसएच कैसे देखते हैं? ठीक है, क्योंकि उसके अंदर थायराइड की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, ठीक है, थायराइड की हॉर्मोन्स की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज गो फॉर सीरम टीएसएच, ठीक है। उसके अंदर थायराइड का भी प्रोसेस चल रहा होता है जो कि डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट टिश्यूज को रिक्वायर्ड होता है। अब जब हमारे लिवर के अंदर ये प्रोसेस नहीं होगा, मतलब उसकी ब्लड की डेवलपमेंट सही नहीं होगी, ठीक है, तो किसी ना किसी अंदर ऐसी पैथोलॉजी बनती है कि बंदा खुद ब खुद पेल होना स्टार्ट हो जाता है। पेल को हम ये नहीं कहते कि वो एनीमिक हो गया है, पेल को हम ये नहीं कहते कि वो जॉन्डिस ज्यादा हो गया। पेल बस इस रीजन से हो जाता है कि अंदर की फॉर्मेशन खराब हो गई है थायराइड की, ठीक है। हम डिफरेंट पैथोलॉजीज पे डायरेक्ट जंप नहीं करते थायराइड के केस के अंदर कि उसको एनीमिया हो गया, उसको जॉन्डिस हो गया, उसको किसी किस्म का मतलब कोई कैंसरस चीज हो गया, मेलिग्नेंसी, बस वो पेल होता है बंदा, ठीक है। जी मैम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रिडल्स थायराइडाइटिस। रिडल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। रिडल थायराइडाइटिस, रिडल थायराइडाइटिस वैसे कभी किसी ने पढ़ा हुआ है? रिडल थायराइडाइटिस होता क्या? मैडम मैंने तो नहीं पढ़ा। थायराइड अच्छा, रिप्लेस हो जाता है मैम फाइब्रस टिश्यू के साथ। एग्जैक्टली, ठीक है, ये इन्वेसिव फाइब्रस थायराइडाइटिस होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इन्वेसिव फाइब्रस थायराइडाइटिस, ठीक है। अब यहाँ पे ना डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन के स्पेक्ट्रम्स आ जाते हैं, ठीक है। वो अब ऑटो इम्यून पेंक्रियाटाइटिस की वजह से भी आ जाता है, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस भी हो सकता है, नॉन इन्फेक्शियस एओर्टाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स की स्पेक्ट्रम में चीजें जो आएंगी ना, IgG4, ये एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास एक हाइपोथायरॉयडाइड थायराइड पेशेंट कैसे बना है कि कोई भी मतलब उसको पेंक्रियाटाइटिस हुआ है, ऑटो इम्यून पेंक्रियाटाइटिस की कोई वजह बनी आई, और उसको ना सारा सिनेरियो इस तरह से बना के वेट गेन हुआ बंदे का, और कोई अंदर पैथोलॉजिकल वो चीजें बता देते हैं लाइक ट्रेकिया की इन्वॉल्वमेंट, लाइक एसोफेगस की इन्वॉल्वमेंट, या कोई कार्सिनोमा की तरफ चला जाता है वो वाला सिनेरियो, लेकिन टीएसएच आपको उसके अंदर क्या है, इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। और वहां पे आपको कोई फाइब्रस का वर्ड पैथोलॉजिकल मतलब माइक्रोस्कोपी के ऊपर फाइब्रस की टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, ठीक है, वाइब्रस टिश्यू। तो वो पूछते हैं बेसिकली यहाँ पे किस इम्यूनोग्लोबिन की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो वो हमारे पास IgG4 होती है। वहां पे डिफरेंट दे देते हैं, IgG3, IgG2, IgG1, IgG4 होता है बेसिकली रिडल्स थायराइडाइटिस के लिए। इसका एमसीक्यूज मेन यही है कि किसी भी पैथोलॉजिकल कॉज की वजह से अगर हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है और वहां पे फाइब्रस टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, वहां पे रिप्लेस हो रहा है, थायराइड रिप्लेस हो रहा है फाइब्रस टिश्यू से, ठीक है, या इनफिल्ट्रेट्स आ रहे हैं उसके अंदर हमारे पास, कोई भी किस्म के इन्फ्लेमेटरी इनफिल्ट्रेट्स आ रहे हैं, तो वो उसके अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन इन्वॉल्व होता है? वो IgG4 होता है, ठीक है। IgG4 आपको पता होना चाहिए इसका।
ठीक है। और बस ये याद रखना चाहिए कि आपको हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में फाइब्रस टिश्यू लाजमी आपको दिया जाएगा। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू बिकॉज जो थायराइड होता है वो रिप्लेस करता है फाइब्रस टिश्यू के साथ। थायराइड रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, क्योंकि वहां पे इंफ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, फिर जी हम मैम। चलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के ऊपर। मुझे एस्प्रिन के एमसीक्यू सारे डिवाइस कौन करवाएगा? किस चीज के? एस्प्रिन के? एस्प्रिन के। एस्प्रिन लो डोज पे जो है एंटीथ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करता है, हम्म और हाई डोज पे आई थिंक एराकिडोनिक जो एसिड पाथवे है उसको इनहिबिट करता है। हम्म और क्या हो सकता है? सर्जरी से एस्प्रिन के 7 to 9 किसके एस्प्रिन के किसी को एमसीक्यूज याद नहीं है? सर्जरी से मैम 7 to 9 ओवरडोज days में पहले इसमें स्टॉप सोडियम करता है। बाइकार्बोनेट देते हैं, हम्म और ये साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर है, वो जो इन्होंने बताया A2 इनहिबिटर। हम्म और ये मैम सर्जरी से पहले 7 to 9 डेज पहले हमें इसको छोड़ देना, स्टॉप कर देना चाहिए। और एक वो था मैम पेप्टिक अल्सर वाला भी, कि अगर हॉस्टलाइट हो और Contraindicated कोई है। वो हो, हाँ जी, सेक्सुअल अगर कांटेक्ट भी हो तो वो पेप्टिक अल्सर के लिए इसमें ये नहीं देंगे, एस्प्रिन नहीं देंगे। और साइड इफेक्ट मैम अल्कलोसिस कराता है ये। ठीक है, पेप्टिक अल्सर करवाता है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में भी बेनिफिशियल ड्रग यही होता है, एस्पिरिन। इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है प्लेटलेट्स का। ठीक है, और एस्पिरिन कौन सी अल्कलाइन यूरिन बेसिकली ज्यादा करवा रही होती है, किसकी एक्सक्रीशन होती है? वो एस्पिरिन की एक्सक्रीशन होती है। ठीक है, फिर हमारे पास प्रेगनेंसी के अंदर गुड इफेक्ट क्या होता है इसका? प्रेगनेंसी के इनहिबिट अंदर मैम वो करता है प्लेटलेट, प्लेटलेट को, एग्रीगेशन को। ठीक है, और फीवर की रिडक्शन का कॉज क्या करवाता है एस्पिरिन अगर दें तो फीवर के अंदर? तो क्या इनहिबिट करवाएगा ये? करता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, और लो डोजेस पे किसको इनहिबिट करेगा? थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 और को। साइड इफेक्ट एस्पिरिन का क्या है? एल्कलोसिस अल्कलोसिस, कोमा। मोर देन कोमा। एग्जैक्टली ठीक है, ये सारे G6PD में एमसीक्यू। भी वो है ना मैडम, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। G6PD में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, और सर्जरी वाले पेशेंट्स में भी हम स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि वहां पे भी सर्जरी में भी ये सांस का इशू क्रिएट कर देता है एस्पिरिन। ठीक है, 7 to 9 डेज प्रियोर वहां पे एनेस्थीसिया देना मुश्किल हो जाता है, एनेस्थीसिया वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते, फिर एनेस्थीसिया क्लियरेंस ही नहीं देती। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या? हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में बताएं कि एक तो हमने वो चीज पढ़ ली थी सब एक्यूट वाली। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज या ग्रेव स्टॉर्म हम कह रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज होती है हाइपरथायरॉयडिज्म की। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे एमसीक्यू जो बन के आएगा, यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग टीएसआई के जो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ना, वो उसका जिक्र दे देते हैं। टीएसआई, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो कौन से हैं? आईजीजी बेसिकली हमारे पास ये कॉज करवाता है हमारे पास ट्रांजिएंट नियोनेटल हाइपरथायरॉयडिज्म, जो कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटीज के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, वो क्या करता है हमारे पास? थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन ये क्या करवाएगा हमारे पास? स्टिमुलेट करवाता है, स्टिमुलेट टीएसएच रिसेप्टर ऑन थायराइड। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जितने भी मैकेनिज्म है हमारे पास टीएसएच के, वो हाइपर स्टिमुलेट हो जाएंगे, अपना काम ज्यादा करना शुरू हो जाएंगे। टीएसएच की
मतलब स्टिमुलेशंस इंक्रीज कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म में हमने पढ़ा क्या हुआ है, हमने TSH लेवल हमारे पास डिक्रीज होना है, लेकिन इसके मैकेनिज्म में जो TSI हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, ये स्टिमुलेट कर देता है TSH रिसेप्टर्स को ऑन थायराइड, ठीक है। जब ये करेगा तो ये हमारे पास क्या हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज करवाएगा। थायरॉयडिज्म मतलब TSH रिसेप्टर स्टिमुलेशन का मतलब ये है कि जितना भी TSH है ना वो ज्यादा अपटेक हो रहा है, ज्यादा मतलब काम के अंदर लग गया है। तो मतलब इसका मतलब ये है जो TSH है सीरम के अंदर ना वो कम हो गया है, तो हमें सीरम के अंदर TSH कम मिलेगा, ब्लड के अंदर कम मिलेगा, क्योंकि उसकी हाइपर स्टिमुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो मतलब हाइपर थायरॉयडिज्म स्टेट में चला जाएगा, डिफ्यूज गोइटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें और भी आती हैं कि एक्टिवेशन हो जाती है टी सेल्स की। अब एक्टिवेशन क्यों होती है टी सेल्स की, ठीक है, एक्टिवेशन टी सेल्स की क्यों होगी, इनफिल्ट्रेट्स का कॉज करवाता है, ठीक है। इनफिल्ट्रेट्स हमारे पास ज्यादा हो जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन हमारे पास लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाती हैं रेट्रो ऑर्बिटल स्पेस के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास साइटोकाइंस इंक्रीज हो जाते हैं, साइटोकाइंस इंक्रीज हो जाते हैं। और वो भी कौन से हमारे पास, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर ए और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर गैमा, ये इंक्रीज होंगे। तो इसके इंक्रीज के चक्कर में हमारे पास लिम्फोसाइटिक ये जो फाइब्रोब्लास्ट हमारे पास होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीशन जो होती है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, गैग्स की गैमास की, ठीक है। उसके चक्कर में हमारे पास क्या होता है, ऑस्मोटिक जो हमारे पास स्ट्रेस होता है, ठीक है, ऑस्मोटिक मसल स्वेलिंग्स जो होती है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाती है। ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक हमारे पास क्या है, मसल स्वेलिंग होगी, जितने रिलीज होगा, ठीक है। स्वेलिंग्स की वजह से हमारे पास एडिपोसाइट काउंट, हमारे पास मसल इन्फ्लेमेशंस वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सोप्थाल्मोस हो जाता है, थैलेमोस, जो कि मेन फीचर है ग्रेव्स डिजीज का, ठीक है। इसकी वजह से आंख जो होती है ना वो इतनी बड़ी मतलब दिखाई दे रही होती है, उनके सारे आई बॉल्स सॉकेट से बाहर आ रहा होता है, ठीक है। ऐसे बेसिक लग रहा होता है कि बंदा हमें ना मतलब हाँ खाने वाला है, बट वो बेचारे की आंखें ऐसे हो जाती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द आई, ठीक है, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट पीछे से स्क्रीशन ज्यादा हो जाती है, उनकी वजह से आंखें आगे को आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि स्वेलिंग हो जाती है आई बॉल की, ठीक है, एक्जेप्थेलमोस हो जाता है फिर उस केस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हमें मिलेगा हिस्टोलॉजी के ऊपर, हिस्टोलॉजी के ऊपर हमें क्या मिलेगा, टॉल क्राउडेड फॉलिक्यूलर एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे, ठीक है। ये बेसिकली हमें इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक तो थायराइड ग्रेव्स डिजीज के अंदर आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक ये याद रखना है कि TSI इम्पोर्टेंट है, ठीक है, TSI की वजह से हमारे पास स्टिमुलेशन होती है और हाइपरप्लेजिया हो जाता है हमारे पास, डिफरेंट जो अंदर ग्रुप्स है उसकी, लाइक फाइब्रोब्लास्ट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, TSH रिसेप्टर वो स्टिमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, TSH रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, जिसकी वजह से जितना भी सीरम के अंदर TSH होता है वो उसका स्टिमुलेशन वो अपटेक कर लेता है, TSH की सारी चीजें, ठीक है, वो जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है और सीरम के अंदर TSH लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से डिफ्यूज गोइटर भी हो जाएगा, मिक्सेडीमा भी हो जाएगा, ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी। जब ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेशन हो जाती है टी सेल्स की, लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन
जाते हैं रेट्रो ऑर्बिटल एरिया के अंदर, साइटोकाइन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट की हाइड्रोफिलिक्स की फॉर्म, और उसके नतीजे में मसल्स की स्वेलिंग हो जाती है। मसल स्वेल जब होंगे, इन्फ्लेम्ड होंगे, एडिपोसाइट काउंट जब ज्यादा होगा, फैट पीछे से उसको प्रेशर डालेगा, ठीक है। जब प्रेशर डालेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से आंखें बाहर आने को स्टार्ट हो जाती हैं, और उस आंखों की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्जिप्थेल्मोस कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास होता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी हो रही होती है बिकॉज ऑफ ट्रांजिएंट नियोनेटल हाइपरथायरॉयडिज्म। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी लाजमी याद रखना है ग्रेव्स डिजीज के अंदर, लिख भी देती हूँ, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी रिएक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ठीक है, और एक्जिप्थेल्मोस होगा, और टीएसआई के लेवल्स यहाँ पे आपने देखने होते हैं। एमसीक्यूज के अंदर टीएसआई को मेनली हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। थायराइड ग्रोथ, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हाईलाइट किया जाएगा। स्टिमुलेटिंग का वर्ड होगा, ग्रोथ का वर्ड होगा। ग्रोथ, स्टिमुलेट मतलब हर चीज इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज में क्या है, हाइपर, हाइपर याद रखना है, ठीक है। तो वो हाइपर थायरॉयडिज्म में डिजीज कोई चुननी है हमने, तो वो कौन सी डिजीज है जो कि ऑटो इम्यून में आ रही है, वो ग्रेव्स डिजीज आ रही है, ठीक है। दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, थायरोइडाइटिस पढ़ी थी, सब एक्यूट, लेकिन वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से, उसकी कॉज कुछ और थी, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होना होता है, ठीक है। वहां पे भी पहले हाइपर थायरॉयडिज्म होता है, फिर यूथायरॉयड में चला जाता है, फिर हाइपो में आता है, फिर यूथायरॉयड स्टेट में आ जाता है, इसलिए वो सब एक्यूट कहलाता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास थायराइड स्टॉर्म, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म बेसिकली कह रहे होते हैं, थायराइड स्टॉर्म, ठीक है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, थ्रेटनिंग कंडीशन बिकॉज ऑफ अनट्रीटेड हाइपरथायरॉयड। अगर अनट्रीट रह जाए ना, अनट्रीटेड रह जाए हाइपरथायरॉयड, उसकी वजह से ये जानलेवा हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है। हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों को ट्रीटमेंट ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब ये कैसे प्रेजेंट करता है, लाइफ थ्रेटनिंग से क्या हो रहा है, मतलब उसका सांस ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया हो जाता है, ठीक है। टैकीकार्डिया भी कितना, मोर देन 140 बीट पर मिनट, ठीक है। उसकी जो पल्स होती है 140 बीट पर मिनट से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसे एजिटेशन होगी, ठीक है, रेस्टलेसनेस होगी, सारे वही टैकीकार्डिया और ये हाइपरथायरॉयडिज्म वाले सारी चीजें आ जाएंगी। डायरिया होगा, जो हमने पढ़ा था जीआई मोटिलिटी की वजह से, ठीक है। होमा, टैकीएरिथमिया, इथमियास, ठीक है, जिसकी वजह से लास्ट में उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास थायराइड स्टॉर्म को डिफाइन करती है, और ये हमें बताती है कि ये कितना ज्यादा लीथल है। थायराइड स्टॉर्म सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हम इसको फिर ट्रीट कैसे करते हैं, 4 P's इसके लिए याद रखने होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अब 4 P's में हमारे पास प्रोपेनोलॉल आ जाता है, पेनोलॉल, जो कि क्या है, इट्स बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। फिर आता है प्रोपाइल, ये एमसीक्यूज है, प्रोपाइल से, ये सारे एमसीक्यूज है, ठीक है। थायराइड की ट्रीटमेंट, ये वाली थायराइड स्टॉर्म की ट्रीटमेंट सारी इंपॉर्टेंट है। प्रोपेनोलॉल, वो पूछते हैं कि बीटा ब्लॉकर कौन सा यूज करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म, तो वो प्रोपेनोलॉल है। प्रोपाइल थायोयूरेसिल हम दे रहे होते हैं, ठीक है। फिर प्रेडनिसोलोन देते हैं, इन्फ्लेमेशन कम हो जाए ताकि, प्रेडनिसोलोन, और पोटेशियम आयोडाइड देते हैं। फोर्थ भी क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ये देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास ये ट्रीट हो जाता है। अगर ये आयोडीन लोड के अंदर हम देंगे, ठीक है, आयोडीन
लोड जो होगी वो T4 के सिंथेसिस को कम करेगी, जिसकी वजह से वोल्फ शेकॉल्फ इफेक्ट आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक इफेक्ट भी याद रखना है आपने, क्या है कि आयोडाइड लोड की वजह से, अगर लोड में देंगे ठीक है तो क्या होता है, T4 की सिंथेसिस अफेक्ट होती है, डिक्रीज हो जाएगी उसकी सिंथेसिस, जिसकी वजह से हम उसको वोल्फ चार्कॉफ इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आयोडाइड लोड की वजह से उसकी लोडिंग डोज जब दे रहे होते हैं। ये क्लियर हो गया। जी मैम। अच्छा, बाकी इसके अंदर और भी है हमारे पास कि टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर है, कॉजेज क्या है ये गॉइटर की, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर में आपको ये पता हो कि वहाँ पे TSH रिसेप्टर जो होता है ना वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वहाँ पे म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से जो रिलीज होती है T3 T4 की ना वो इंक्रीज होगी, और कुछ नोड्यूल आपको दिखाई देंगे वहां पे, हॉट नोड्यूल्स दिखाई देंगे, ठीक है, नॉट कोल्ड नोड्यूल्स, ठीक है, हॉट नोड्यूल्स टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर में दिखाई देंगे, ठीक है, रेडियो एक्टिव जब आयोडीन स्कैन करवाते हैं वहाँ पे हॉट नोड्यूल्स दिखाई देते हैं, और ये बहुत रेयर है, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ बातें आप लोग ना नोट डाउन कर लें। ठीक है, TSH रिसेप्टर की म्यूटेशन हो जाती है टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से T3 T4 की रिलीज इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आपको कुछ नोड्यूल्स दिखाई देते हैं, वो भी कौन से नोड्यूल, हॉट नोड्यूल्स दिखाई देते हैं जब हम रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन करवाते हैं। क्लियर है? मैडम ये रिपीट मैम कर रहे हैं आयोडाइड मल्टी लोड नोड्यूलर में गॉइटर। T4 सिंथेसिस कम होती है किसके अंदर? आयोडाइड लोड में। नहीं, रिलीज इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, आयोडीन लोड के अंदर सिंथेसिस कम होगी T4 जी की। मैम। हाँ, मुझे लगा आप टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर की बात कर रहे हैं। लोड डिक्री वो सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है T4 की सिंथेसिस। आयोडीन ओके लोड दे रहे हैं मतलब इंक्रीज होनी चाहिए, अगर इंक्रीज नहीं होती, जो नॉर्मल फिनोमिना है, ठीक है, जब नॉर्मल फिनोमिना नहीं होता, कुछ एबनॉर्मल की तरफ जाएगा तो वो कुछ कहलाएगा ना, तो जब T4 की सिंथेसिस कम होगी उस प्रोसेस को हम वोल्फ चेलकॉफ इफेक्ट कह रहे होते हैं। जी मैम। ठीक है, ये था आज का टॉपिक, इसमें से कुछ ना समझ आया आपको? मैम जरा वो मल्टी नोड्यूलर गॉइटर का आपने क्या बताया था? मल्टी नोड्यूलर गॉइटर का मैंने बताया है कि जो टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर है ना वो बेसिकली TSH रिसेप्टर की म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है, उसकी म्यूटेशन जब होगी तब T3 T4 की रिलीज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, वहां पे कुछ आपको हॉट नोड्यूल्स अपीयरेंस नजर आती है जब आप रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन करवाते हो। हॉट ओके नोड्यूल्स, मैम। हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल्स आपको नजर आएंगे जब आप रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन करवाओगे। ओके ठीक है, जी जी ठीक है मैम, ओके चलो, थैंक यू। ओके, कुछ पूछना हो? हबीब, आयशा, मेमोना। मेमोना नहीं आई ना आज? नहीं मैम, सब ठीक है, ऑल क्लियर। हम्म, चलो कल हम इनके कार्सिनोमास भी कर लेंगे। सी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है, विटामिन डी आपको करवाऊंगी, जो जिसके MCQs बहुत ज़्यादा स्प्रेड और कंफ्यूजिंग है, ठीक है, वो भी आप लोगों को करवाऊंगी। चले, ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़ एक्सक्यूज मैम। मी मैम, हाँ जी, मैडम ये मल्टी नोड्यूलर का एक दफ़ा बता दें मैडम ये। नींद आ रही है? नहीं मैम। अच्छा।
अच्छा, मल्टी नोड्यूलर का मैंने बेसिकली ये बताया है कि मल्टी नोड्यूलर गॉइटर ये है कि वहां पे हमारे पास TSH रिसेप्टर्स की म्यूटेशन हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास वहां पे रिलीज इंक्रीज हो जाती है T3 T4 की। ठीक है, जब T3 T4 इंक्रीज हो गई, मतलब टॉक्सिक का मतलब ही यही है ना कि ज्यादा अमाउंट में आ गया T3 T4, टॉक्सिक हो गया। ठीक है, रिलीज ज्यादा हो गई है T3 T4 की, जिसकी वजह से हम जब रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन करवाते हैं उसके अंदर हमें क्या मिलता है, हॉट नोड्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, ये बताया मैम। जी मैम, शुक्रिया। हाँ जी, ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ठीक है मैम।